एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम बेटा चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, कुछ रह गए हैं, वो इस लेक्चर में हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा रिन्यू करा दूं आप लोगों को इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बेटा आप लोगों ने पढ़े वो कौन कौन से थे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, ये पहला फार्मूला आपने पढ़ा था। फिर बेटा वर्टिकल कंपोनेंट के लिए Fy, और वो किसके इक्वल होता है? F sin थीटा के इक्वल। फिर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए फार्मूला पढ़ा बेटा, स्क्वायर रूट F x स्क्वायर प्लस F y स्क्वायर। फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए फार्मूला बेटा पढ़ा, tan इनवर्स Fy डिवाइडेड बाय Fx, ये फार्मूलाज हमने पढ़े थे। फिर बेटा टॉर्क के लिए फार्मूला पढ़ा, टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। फिर टॉर्क ड्यू टू कपल के लिए फार्मूला पढ़ा, टॉर्क ड्यू टू कपल, उसके लिए फॉर्मूला था बेटा टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म। और कपल आर्म को हमने अपने उस फॉर्मूला में ए बी से रिप्रेजेंट किया था। फिर बेटा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक समेशन F विल बी इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। फिर आपने बेटा सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ा फॉर्मूला, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में सम ऑफ ऑल टॉर्क यानी समेशन T clockwise torque and anti-clockwise torque must be equal to 0. Resultant torque must be equal to 0. That is the second condition of equilibrium. ये बेटा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इस चैप्टर के इन न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो रहे हैं, इसको मैंने एक दफ़ा फिर से लिख दिया है। आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठो आप इन फार्मूलाज को पहले लर्न किया करें, पेज के ऊपर लिखा करें, फिर इसको टैली किया करें कि आपने इन फार्मूला में कोई मिस्टेक तो नहीं की। जब तक आपको फार्मूलाज लर्न नहीं होंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर सकोगे। अच्छा बेटा हमने 4.7 तक न्यूमेरिकल हम पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 4.8 न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट ये है बेटा, 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by 2 strings as shown in figure. Find the tension in the string. बेटा डायग्राम आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। ये एक फिल्म स्पोर्ट है जिसके साथ उन्होंने ब्लॉक लटकाए हुए हैं। ये एक स्ट्रिंग है बेटा, इस स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक, इसकी मैस अगर मैं M1 लिख रही हूँ दैट इज़ 5 kg, ये आपको गिवन है बेटा। फिर इसके साथ एक और स्ट्रिंग लगाई हुई है, अटैच की हुई है। फिर इसके साथ एक और ऑब्जेक्ट जिसका मैस कितना है 3 kg, इसको M2 लिख देते हैं। ये है, आपने इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है T1 कैलकुलेट करनी है और इसके अंदर जो टेंशन है वो आपने कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी। ये आपको क्वेश्चन गिवन है बेटा। उसने कहा 2 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक का मैस कितना है 5 kg, दूसरे ब्लॉक का मैस कितना है 3 kg। सॉरी मैंने दोनों जगह 5 लिख दी, यहाँ 3 है और ऊपर 5 है। ये है बेटा 3 kg और ये कितना है 5 kg। तो इसका मैस 5 kg, इसका मैस कितना है 3 kg। इसको भी एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है, इसको भी स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, फिर इस ब्लॉक के साथ अटैच है।
आपने इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन होगी वो कैलकुलेट करनी है, इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन होगी वो कैलकुलेट करनी है। इस ब्लॉक का वेट होगा बेटा W1 और W1 किसके इक्वल होगा, M1G के इक्वल। इस बॉडी का वेट होगा W2 और वो किसके इक्वल होगा, M2G के इक्वल। ठीक है, इसका वेट डाउनवर्ड, इसका वेट भी किस तरफ एक्ट होगा, डाउनवर्ड। वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडीज टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो इन दोनों ब्लॉक्स का वेट एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, अब गौर से देखो बेटा, इस स्ट्रिंग के साथ दोनों ऑब्जेक्ट अटैच हैं, दोनों ब्लॉक्स अटैच हैं। तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी ना वो किसकी इक्वल होगी, W1 प्लस W2। डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी होंगी, वेट W1 और दूसरी कौन सी होगी, W2 होगी। और यहाँ जो टेंशन होगी बेटा वो किसकी इक्वल होगी, W1 प्लस W2 के इक्वल। लेकिन इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी T2 वो सिर्फ किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू W2। क्यों, क्योंकि इस स्ट्रिंग के साथ सिर्फ एक ही ब्लॉक अटैच है और जिसकी मास कितनी है, 3 kg। तो इजी है, डायग्राम से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसका गिवन डाटा लिखेंगे, मास ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, mass of first block M1 से रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, वो कितनी है, 5 kg। तो इसका वेट भी मैं गिवन डाटा में ही फाइंड आउट कर लेती हूँ बेटा। तो वेट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक कितना आ जाएगा, वेट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक W1 और वो W1 किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू M1G के इक्वल। M1 कितना है बेटा, 5, G की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो वेट कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया, 50 न्यूटन हो गया। उसके बाद ये सेकेंड ब्लॉक का मास कितना, 3 kg। तो उसका हम गिवन डाटा में लिख लेंगे, मास ऑफ सेकेंड ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक के मास को बेटा M2 से रिप्रेजेंट कर दिया और वो कितना है, 3 kg। फिर इसका वेट भी फाइंड आउट कर लेंगे, वेट ऑफ सेकेंड ब्लॉक, वेट ऑफ सेकेंड ब्लॉक W2 से रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू M2G। मास है जी 3, G की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10 ms-2। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो आप न्यूटन लिखोगे साथ। आपने टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग, टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग T1 कैलकुलेट करना है बेटा। फिर आपने फाइंड आउट करनी है ये सेकेंड स्ट्रिंग के अंदर भी टेंशन। तो उसके लिए हम लिखेंगे टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग, उसको T2 से रिप्रेजेंट कर दिया, वो आप लिखोगे, फाइंड आउट करोगे। तो अब बेटा सिंपल बात ये है कि इस स्ट्रिंग के साथ दोनों ऑब्जेक्ट अटैच हैं। अपवर्ड फोर्स टेंशन, डाउनवर्ड क्या होगी, W1 प्लस W2। तो उसके लिए हम लिखेंगे T1 विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 कितना था जी, 50 न्यूटन। W2 कितना है, 30 न्यूटन। तो T1 कितना हो जाएगा बेटा, 50 प्लस 30 कितना हुआ, 80 न्यूटन। सॉरी, T1 है ये टेंशन पहली स्ट्रिंग के अंदर कितनी हो जाएगी, 80 न्यूटन। यानी इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी, ये वाला वेट और ये वाला वेट ऐड करेंगे, 50 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन कितना हो गया, 80 न्यूटन। ये हमने कैलकुलेट कर ली बेटा। अब हम सेकेंड स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे टेंशन, ये फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, ये फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने हैं, ये सेकेंड जो है, अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग, तो उसमें हम लिखेंगे बेटा T2 विल बी इक्वल टू W2। W2 कितना था, 30 न्यूटन। तो T2 कितना होगा, 30 न्यूटन। तो टेंशन, इसका रिजल्ट लिखोगे, टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग, टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग
will be 80 न्यूटन, और यहाँ हम इसका रिजल्ट लिखेंगे टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग will be 30 न्यूटन। ठीक है बेटा, ये 4.8 न्यूमेरिकल, उसमें इसने कहा कि एक स्ट्रिंग के साथ 2 ब्लॉक्स अटैच हैं। एक ब्लॉक का मैस है 5 kg, दूसरे ब्लॉक का मैस कितना है 3 kg। आपने पहली स्ट्रिंग के अंदर भी टेंशन कैलकुलेट करनी है, सेकेंड स्ट्रिंग के अंदर भी टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो अब हमने क्या किया, गिवन डाटा में इनकी मैसेज लिखी, फिर गिवन डाटा में मैसेज गिवन हो तो वेट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वेट के फार्मूला से। और वेट का फार्मूला क्या होता है, W = mg। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मैस m1 है तो हम m1g लिख देंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मैस m2 है तो उसके लिए हम W2 = m2g लिख देंगे। तो वहाँ से हमने वेट कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद पहली स्ट्रिंग के साथ चूँकि दोनों ऑब्जेक्ट्स दोनों ब्लॉक अटैच हैं तो उसकी टेंशन हो जाएगी W1 + W2 के इक्वल। और जो दूसरा ब्लॉक था ना बेटा, वो सिर्फ इस स्ट्रिंग के साथ अटैच है, तो यहाँ जो T2 होगा दैट विल बी = W2। तो ये अगर 3 kg है तो 30 न्यूटन होगा इसका वेट, तो T2 विल बी = 30 न्यूटन। यहाँ मैं डायग्राम में भी लिख देती हूँ बेटा, W2 की वैल्यू 30 न्यूटन आ गई और W1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ T2 किसके इक्वल आ जाएगा 30 न्यूटन की इक्वल, और T1 के साथ इस स्ट्रिंग के साथ ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों अटैच है तो ये T1 विल बी = W1 + W2। तो ये डायग्राम बना लोगे, A1 के ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, जस्ट आपने वहाँ पे वेट और उसका W1 और W2 कैलकुलेट करके आप यहाँ से इजीली बता सकते हो कि टेंशन T1 कितनी होगी और T2 कितनी होगी। अब जस्ट उसको जो है, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस तरह का 5 मार्क्स का आता है तो आप उसको जब सॉल्व करोगे तो आपने वर्डिंग में लिखना है, क्योंकि 5 मार्क्स अच्छे खासे मार्क्स होते हैं और एग्जामिनर के हाथ से इन 5 मार्क्स को अटेन करना ये भी एक आर्ट है। ठीक है, इस आर्ट को जो जो सीख जाएगा वो इसको ईजीली जो है वो एग्जामिनर के हाथ से 5 में से 5 मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है। इसकी थोड़ी पार्टीशन होगी, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह एग्जामिनर जो है एक न्यूमेरिकल्स के किस हिस्से के कितने मार्क्स जो हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करता है और फिर फाइनली आप लोगों को 5 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, ये था बेटा हमारे पास 4.8 न्यूमेरिकल। अब हम 4.9 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं, और 4.9 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ, बोर्ड डेज कर ले। ओके, ये 4.8 था, अब हम 4.9 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। 4.9 न्यूमेरिकल है हमारे पास। क्वेश्चन में वो कह रहा है ए नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एक नट को हमने टाइट किया है, कितनी फोर्स अप्लाई करते हुए 200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हुए, यूजिंग ए 10 मीटर लॉन्ग स्पैनर। कितना स्पैनर हमने यूज़ किया, कितनी लेंथ का 10 मीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो सेंटीमीटर है तो बेटा उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, मीटर में। लेंथ कोई भी हो, किसी भी चीज़ की हो, अगर सेंटीमीटर में आपको गिवन है यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू SI यूनिट, और SI यूनिट लेंथ का क्या होता है बेटा, मीटर होता है, तो इस वजह से आपने उसको चेंज किस में करना है, मीटर में चेंज करना है। तो उसके बाद वो कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ दिस स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन दी सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स। यानी उसी नट को मैंने अगर लूज़ करना हो, अगर मैं फोर्स कितनी अप्लाई करनी चाहती हूँ 150 न्यूटन, तो फिर मुझे कितनी लेंथ वाला स्पैनर चाहिए होगा। यानी अगर मैंने फोर्स की वैल्यू कम करनी है तो मुझे कितनी लेंथ वाला स्पैनर रिक्वायर्ड होगा, ये आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसमें पहले आपको जो गिवन डाटा है वहाँ से टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे, फिर दोबारा से टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए वहाँ से मूवमेंट आर्म उस स्पैनर का जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा बेटा, वो क्या कह रहा है, फोर्स कितनी है जी, F that is 200 न्यूटन, लेंथ ऑफ स्पैनर, लेंथ ऑफ स्पैनर, और जो लेंथ ऑफ स्पैनर होगी वही उसका मोमेंट आर्म कहलाएगी बेटा, वो है जी 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 10 / 100
ये 0.1 मीटर आ जाएगा। यहाँ से हम क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे, पहले टॉर्क, फिर वो कहता है इफ़ फोर्स एफ प्राइम, ये एफ थी, मैं अब दूसरी फोर्स जो गिवन है आपको उसको एफ प्राइम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो है जी 150 न्यूटन। फोर्स अगर कितनी कर दी जाए, 150 न्यूटन कर दी जाए, देन कितनी लेंथ वाला स्पैनर हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, एल प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया, ये एल था, इसको मैंने एल प्राइम, थोड़ी नोटेशन डिफरेंट करनी होती है बेटा, वही एल और एल नहीं आप लिख सकते हो क्योंकि इससे कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये जो आपको फर्स्ट स्पैनर जो था जिसमें 200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, उसकी जो लेंथ ऑफ स्पैनर है जिसको मूवमेंट आर्म कहा जाएगा, वो हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया, वो 10 सेंटीमीटर थी। यहाँ इतने पोर्शन के लिए टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे। फिर वो कहता है अगर फोर्स कितनी अप्लाई की जाए, 150 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाए, तो फिर कितनी लेंथ वाला स्पैनर आपको रिक्वायर्ड होगा। तो पहले पार्ट के लिए बेटा फिर हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। पहले के लिए टॉर्क किसके इक्वल होता है जी, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, तो T विल बी इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L लिखेंगे। तो यहाँ से पहले टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, फोर्स कितनी है जी 200 न्यूटन, मूवमेंट आर्म कितना है 0.1 मीटर। तो पहले इतने पार्ट के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं टॉर्क। 200 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 20 आएगा, 20 न्यूटन मीटर। कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ अगर हम लगा रहे हैं 200 न्यूटन की फोर्स, दैट इज 20 न्यूटन मीटर। अब दूसरे पार्ट के लिए वो क्या कह रहा है, इफ एफ प्राइम जो है वो कितना है 50 न्यूटन, 150 न्यूटन, तो एल प्राइम कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फिर से टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फिर नोटेशन थोड़ी डिफरेंट करेंगे, टॉर्क विल बी इक्वल टू एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाय एल प्राइम। तो यहाँ से एल प्राइम कैलकुलेट करना है, तो टी डिवाइडेड बाय एफ प्राइम आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा जो चीज़ फाइंड आउट करनी है लेफ्ट साइड पे लिख लेते होते हैं। तो एल प्राइम दैट इज दी मोमेंट आर्म, स्पैनर का जो लेंथ होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, टी यानी टॉर्क होगा, एंड एफ प्राइम जो है वो क्या है, फोर्स जो हमने बाद में अप्लाई की है उसके ऊपर। तो ये एल प्राइम विल बी इक्वल टू टी है जी 20 न्यूटन मीटर, फोर्स कितनी थी 150 न्यूटन, एल प्राइम इज इक्वल टू 20 को बेटा डिवाइड कर दीजिए 150 पे, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट मीटर बचेगा। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 150, ये आ रहा मेरे पास आंसर 0.1333 मीटर। किस में आंसर आ रहा है, ये मीटर में। लेकिन बेटा आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है एंड पे फिर से, क्योंकि आपके पास जो लेंथ ऑफ स्पैनर है ना वो किस में गिवन थी, सेंटीमीटर में गिवन थी। अब इसको दोबारा चेंज कीजिएगा सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर कंटेन हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100। तो मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना बेटा, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं 100, तो अब यूनिट सेंटीमीटर आ जाएगी। तो एल प्राइम कितना आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। अगर मैंने फोर्स की वैल्यू कितनी करनी है जी 150 न्यूटन करनी है, तो मुझे कितनी लेंथ वाला स्पैनर चाहिए होगा 13.33 सेंटीमीटर। तो इसका रिजल्ट लिखेंगे बेटा, रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में से ही ले लेते हैं, 13.33 सेंटीमीटर, 13.33 सेंटीमीटर long spanner is required, long spanner will be required if we apply 150 Newton force।
यानी अगर मैं 150 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करना चाहती हूँ तो मुझे कितनी लेंथ वाला स्पैनर चाहिए होगा, 13.33 सेंटीमीटर। ये था बेटा 4.9 न्यूमेरिकल। एक दफ़ा फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। आपके पास फोर्स जो है पहले पार्ट में वो कहता है फोर्स 200 न्यूटन है, लेंथ ऑफ स्पैनर है जी 10 सेंटीमीटर। हम एक नट को लूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना उसमें, उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा बेटा T इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। फोर्स है 200, मोमेंट आर्म कितना है 0.1 मीटर, तो यहाँ टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ 20 न्यूटन मीटर। यानी उसको लूज़ करने के लिए मुझे कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है, 20 न्यूटन मीटर लूज़ करने के लिए रिक्वायर्ड। फिर उस पार्ट में कहता है कि अगर मैंने फोर्स की वैल्यू 150 न्यूटन लगानी हो, यानी 200 की बजाय मैंने कम फोर्स लगानी है और वो कितनी है 150 न्यूटन, तो फिर मुझे कितनी लेंथ वाला स्पैनर चाहिए होगा। फिर वो स्पैनर तो नहीं, कोई और स्पैनर रिक्वायर्ड होगा, तो वो आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो वो कहता है यहाँ एफ प्राइम, मैंने एफ प्राइम से रिप्रेजेंट किया, एफ प्राइम इज़ 150 न्यूटन। If f prime is 150 न्यूटन then find the length of the spanner। तो फिर मैंने फॉर्मूला लिखा बेटा T इज इक्वल टू एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाय एल प्राइम। यहाँ मैंने T प्राइम इसलिए नहीं लिखा बेटा क्योंकि हमें जो उसको लूज़ करने के लिए रिक्वायर्ड टॉर्क था वो कितना था 20 न्यूटन मीटर, तो इसलिए मैंने यहाँ इस टॉर्क के ऊपर प्राइम का साइन नहीं लगाया क्योंकि ये वही टॉर्क है जो कि वहाँ पे उस 200 फोर्स के लिए जो है वो प्रोड्यूस किया गया था। तो ये यहाँ से एल प्राइम कैलकुलेट करना बेटा, एफ प्राइम इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने लिखा है एल प्राइम इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय एफ प्राइम। फिर इसको सिर्फ अरेंज किया है कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है एल प्राइम उसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया, जो चीज़ हमने जो है जो गिवन है आपको वैल्यूज़ वो मैंने राइट साइड पे लिख दी। एल प्राइम फाइंड आउट करना था बेटा, ये लेफ्ट साइड पे लिखा, तो एल प्राइम विल बी इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय एफ प्राइम। टी था 20 न्यूटन मीटर और एफ प्राइम की वैल्यू कितनी है 150 न्यूटन। दोनों को डिवाइड किया कितना आया 0.1333 मीटर। अब ये मीटर में था तो मैंने कन्वर्ट किस में किया इसको सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा बेटा, क्योंकि जो लेंथ ऑफ स्पैनर थी ना वो मीटर की बजाय हम किस में ले रहे हैं सेंटीमीटर में ले रहे हैं। क्योंकि गिवन जो था स्पैनर की वो भी सेंटीमीटर में थी, लेकिन आपने सोल्यूशन जब करना होता है वो आपने कन्वर्ट करना होता है सही यूनिट में, लेकिन एंड पे दोबारा से आंसर को आपने बुक वाला आंसर लेके आना होता है। क्योंकि बुक में आंसर इस क्वेश्चन का सेंटीमीटर में है तो आपने लेंथ ऑफ स्पैनर को दोबारा से किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। 1 मीटर कंटेन हाउ मेनी सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो 1 मीटर कंटेन 100 सेंटीमीटर, तो मैंने मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर कर दिया। तो अब ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको आंसर कितना दे देगा 13.33 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये था 4.9 न्यूमेरिकल। अब हम 4.10 न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ईजी है न्यूमेरिकल्स, मुश्किल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जितनी होगी उतना ही आप लोग बेस्ट रिजल्ट शो कर सकते हो। ओके बेटा, 4.10 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है ए ब्लॉक ऑफ 10 kg। 4.10 न्यूमेरिकल इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल। ए ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg इज सस्पेंडेड, सस्पेंडेड का मतलब होता है लटकाना, at a distance of 20 centimeter from the center of uniform bar 1 meter long। यानी एक बार है हमारे पास। इसी क्वेश्चन को एक डायग्राम के मुताबिक देखें, ये है एक बार यूनिफॉर्म थिकनेस की बार। दिस इज 1 मीटर लॉन्ग। 1 मीटर लॉन्ग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना बेटा वो सेंटर में लाया करता है और वो 50 सेंटीमीटर पे लाया करेगा। यानी 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाया करेगा। क्लियर है? वो कहता है ए ब्लॉक ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार। यानी एक साइड में हमने एक जो है ब्लॉक लटका दिया है और उस ब्लॉक का मैस जो है वो कितना है 10 kg। अगर मैस 10 kg है तो इसका वेट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू mg। मैस है जी 10, g की वैल्यू भी कितनी होती है 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा 100 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार।
दूसरी एंड पे मैंने कितनी फोर्स लगानी है यहाँ, या कितना वेट लटकाना है। इसको W प्राइम भी लिख सकते हो, F भी लिख सकते हो, जो आपका दिल चाहता है आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। कितनी हम फोर्स लगाएंगे या कितना वेट हम लगाएंगे कि ये बार क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अगर आपकी मर्ज़ी है बेटा, आप अगर इस वेट को W1 का नाम दे दो तो यहाँ आप W2 भी कह सकते हो, फोर्स की बजाय प्राइम का नाम भी दे सकते हो, जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हो। W2 कर दीजिए कि मैंने यहाँ कितना वेट लगाना है, कितनी फोर्स लगाऊंगी, कितना इसको खींचूंगी कि ये बार क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। इसका ये इस ब्लॉक का उसने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, यानी सेंटर से उसने जो डिस्टेंस बता दिया है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये पॉइंट मैं ए पॉइंट कह रही हूँ बेटा, ए पॉइंट पे जो मैस है वो 10 kg है, तो उसका वेट कितना होगा, 100 न्यूटन होगा। तो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे मैंने कितनी फोर्स लगानी है कि ये बॉडी बैलेंस हो जाए, तो इसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ना बेटा, दैट इज़ बी जी होगा, और बी जी जो है वो कितना है, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। सेंटर से इस साइड तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा बेटा, 50 सेंटीमीटर होगा। उसकी रीज़न क्या है कि 1 मीटर लॉन्ग जो रॉड होता है उसके सेंटर पे लाई करता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक एज से सेंटर तक डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर होगा, दूसरी एज से भी डिस्टेंस कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। यूँ समझ लीजिए कि ये है बेटा जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिस्टेंस मैंने बोल दिया। आप ओ लिख लो, जो आपको इजी लगता है ना वो आप लिख लो। चलिए ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओ बी आपको जो गिवन है ये बताना नहीं है उसने क्वेश्चन में, आपने खुद जज करना होता है। ये ओ बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आपके लिए ज़रा इजी हो जाएगा समझना, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में हमने ओ से रिप्रेजेंट किया था सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। ओके, ये है ओ ए। सेंटर से इस ब्लॉक का डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन था 20 सेंटीमीटर। तो दूसरे एंड पे मैंने कितनी फोर्स लगानी है, दूसरे एंड तक डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होगा वो ओ बी, और दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। तो आपने इस वेट को कैलकुलेट करना है। ये मैस गिवन थी तो इसका वेट हम फाइंड आउट कर लेंगे। 10 × 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा। सेंटर से डिस्टेंस गिवन है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, मीटर में। और उसके बाद ये डिस्टेंस वो भी कितना है, 50 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ हमने कितना वेट लगाना है वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी W2 क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चों। W1 कितना है हमारे पास, दैट इज़ 100 न्यूटन, और W2 जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। W2 का मूवमेंट आर्म है 50 और W1 का मूवमेंट आर्म कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें बेटा आपने डायग्राम में क्लियर कर लेनी है। क्लियर करने के बाद फिर आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है। फिर से मैं एक दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ ताकि आप लोग स्टेटमेंट से डायग्राम खुद ड्रॉ करनी होती है, फिर आपने आगे सोल्यूशन जो है उसका करना होता है, क्योंकि इसमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे और फिर W2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बेटा 4.10 न्यूमेरिकल में वो कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग के सेंटर से 20 सेंटीमीटर पे एक ब्लॉक लटका दिया हुआ है, ठीक है, और ब्लॉक का मास कितना है, 10 kg है। उसके बाद वो क्या कहता है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। हम दूसरे एंड पे कितनी फोर्स या कितना वेट किसी ब्लॉक का लटकाएंगे कि ये बॉडी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। ये बैलेंस कब होगी बेटा, जब क्लॉकवाइज टॉर्क वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। अब गौर से देखिए बेटा, ये W2 फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, तो ये इसमें कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही होगी, क्लॉकवाइज टॉर्क।
ये W1 इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एंड अकॉर्डिंग टू दी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कि क्लॉकवाइज टॉर्क किसके इक्वल होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ये फोर्स W2 है और उसका मोमेंट आर्म कितना है, 50 सेंटीमीटर। और इस साइड पे देखिए ये W1 फोर्स है, कितना है, 100 न्यूटन, और इसका मोमेंट आर्म कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, और इस साइड पे भी देखिए फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। आपने जज करना है डायग्राम में कि इसका मोमेंट आर्म कितना है, 20 सेंटीमीटर, और इसका मोमेंट आर्म कितना है, 50 सेंटीमीटर। आप इसी डायग्राम को देख के आपने पहले गिवन डेटा लिख लेना है। तो हम मास ऑफ ब्लॉक लिख रहे हैं बेटा, मास ऑफ ब्लॉक M इज इक्वल टू 10 kg। तो वेट ऑफ ब्लॉक कितना होगा, वेट ऑफ ब्लॉक बेटा होगा W इज इक्वल टू mg। मैस है 10 kg, g की वैल्यू भी 10 होती है, तो याद आएगा 100 न्यूटन। ठीक है, इसका वेट W1 लिख लेते हैं बेटा इस साइड पे, तो दूसरी साइड पे हमने कितना वेट लटकाना है, वो W2। तो इसका मोमेंट आर्म ऑफ W1 में लिख रही हूँ, मोमेंट आर्म ऑफ W1, वो OA है, और OA 20 सेंटीमीटर है बेटा, और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20 डिवाइडेड बाय 100 याद आएगा 0.2 मीटर। ठीक हो गया। दूसरी साइड पे W2 कैलकुलेट करना है, तो उसका मोमेंट आर्म OB है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो उसके लिए मैं लिख रही हूँ बेटा मोमेंट आर्म ऑफ W2, वो है बेटा, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया था OB के साथ, तो मैं OB लिख रही हूँ, वो है 50 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। उसके बाद बेटा हम लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक बेटा ये W2 प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज टॉर्क, तो W1 प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो हम लिखेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क दैट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक हो गया। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। W2 फोर्स है, उसका मोमेंट आर्म क्या है, OB, तो हम लिखेंगे W2 मल्टीप्लाई बाय OB। और एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रही है W1, उसका मोमेंट आर्म क्या है, OA। ये मैं लिख भी रही हूँ बेटा, ये है OA 20 सेंटीमीटर, डायग्राम में भी लिख दिया। ये टोटल 1 मीटर लॉन्ग था, इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ ताकि आप इसके साथ मिक्स ना करो। ये टोटल इस मीटर की रॉड की लेंथ कितनी थी, 1 मीटर। ठीक हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो प्रोड्यूस कर रही है वो है वेट W1 और उसका मोमेंट आर्म क्या है बेटा, OA। यहाँ से आपने W2 कैलकुलेट करना है, तो ये OB इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। W1 मल्टीप्लाई बाय OA डिवाइडेड बाय OB। वैल्यूज पुट कीजिए, W1 कितना है 100, OA कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय OB कितना है 0.5। तो बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए कैलकुलेटर से। ओके, आप इसको 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5 कीजिए, ये बेटा 40 न्यूटन आ रहा है। तो कितना हम वेट लगाएंगे इसको बैलेंस करने के लिए, 40 न्यूटन। तो हम इसका रिजल्ट लिखेंगे 40 न्यूटन विल बी रिक्वायर्ड, रिजल्ट 40 न्यूटन
force will be required to balance the रॉड। इस रॉड को बैलेंस करने के लिए मुझे कितनी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी? 40 न्यूटन की। ये बेटा थोड़ा सा टेक्निकल न्यूमेरिकल है। उसने कहा 1 मीटर लॉन्ग जो है एक बार है, अगर 1 मीटर लॉन्ग है तो इसका मतलब होगा 100 सेंटीमीटर। इसके सेंटर में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, 50 सेंटीमीटर पे इसका लाई करेगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी कितना है? 50। इधर से इस एज का तक डिस्टेंस भी कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा कि इस यहाँ से लेके ओ से लेके बी तक कितना है? 50 सेंटीमीटर। और उसने कहा कि ए पॉइंट पे एक ब्लॉक लटकाया है और ए का ओ से डिस्टेंस उसने क्वेश्चन में बता दिया कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर इस फोर्स का मोमेंट आर्म है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया 0.2 आ जाएगा। इस फोर्स को फाइंड आउट करना है और इस फोर्स का मोमेंट आर्म आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा। अगर 1 मीटर लॉन्ग जो है वो बार है तो बेटा दूसरे एंड पे फोर्स किस पॉइंट पे लगेगी? सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। यानी इस एंड पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं, चूंकि ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल था, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। हमने गिवन डाटा में लिख लिया बेटा मैस ऑफ ब्लॉक 10 सेंटीमीटर, वेट ऑफ ब्लॉक हमने W1 = m1g कर दिया, 100 न्यूटन आ गया। मूवमेंट आर्म ऑफ W1, इस फोर्स का मूवमेंट आर्म W1, OA उसको मीटर में कन्वर्ट किया, फिर मूवमेंट आर्म ऑफ W2 जो है वो OB, फिर उसको भी मीटर में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद हमने अप्लाई की है बेटा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये फोर्स प्रोड्यूस करेगी क्लॉकवाइज टॉर्क और ये क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और दोनों जो है टॉर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। W2 हमने कैलकुलेट करना था बेटा, W2 विल बी इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई बाय OA और ये OB इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। फिर हमने क्या किया है? इनकी वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करके आपके पास आंसर कितना आया है? 40 न्यूटन। तो यहाँ हम कितना ब्लॉक जो है वो लगाएंगे? 40 न्यूटन का लगाएंगे ताकि ये बॉडी क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो ये था बेटा 4.10 न्यूमेरिकल। आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। 50% सिलेबस भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह जो है आप इसको साथ साथ लर्न कर चुके होंगे। रिवीजन में मज़ीद आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। इंशाल्लाह जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में 50% सिलेबस कितना है उसको डिस्कस करेंगे, कुछ पेपर पैटर्न क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे, और आप पेपर में किस तरह से अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की एक दफ़ा प्रैक्टिस करके कॉपीज़ के ऊपर इसको सॉल्व करके देख लीजिए और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अपना ख्याल रखिए। हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।